वेलकम बैक। बात हो रही थी पीटीएम तहरीक की इस्तीफ़ों का सिलसिला जारी है और ख़ास तौर पे पाक पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान साहब की जो पार्टियां हैं वो उनके लोग इस्तीफ़े दे रहे हैं, अपने अपने चेयरमैन के पास जमा करा रहे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा कह रही हैं कि इस्तीफ़े देंगे, असम्बलियों से बाहर आएंगे और साथ ही साथ बिलावल भुट्टो साहब के पास भी इस्तीफ़ों का सिलसिला जारी है। इस्तीफ़े उनको रिसीव हो रहे हैं अपने MNPs की तरफ से। क्या सूरत हाल बनती है और ख़ास तौर पे क्या हुकूमत दबाव में आएगी इस्तीफ़ों के बाद? नए इलेक्शन होंगे या ज़िमनी इलेक्शंस होंगे? माहौल किस तरह का बनेगा, इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर गौस मोहम्मद साहब ने, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। ख़ास तौर पे आपका जो लाहौर जलसा है उस जलसे के हवाले से क्या तैयारियां हैं आपकी, और दूसरा इस्तीफ़ों के हवाले से अभी तक तो चूँकि जो इस्तीफ़े आ रहे हैं वो पार्टी क़यादत के पास आ रहे हैं, असम्बलियों तक कब तक मामला पहुँचेगा? असम्बलियों में आप तमाम इस्तीफ़े जो है इज्तिमाई तौर पे जमा कराएंगे या हर पार्टी अपने अपने तौर पे करेगी? क्या प्लान किया है इस पर? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले लाहौर के जलसे की बात कर लेते हैं। तो जी। लाहौर का जलसा इंशाल्लाह उसी तारीख को और उसी टाइम पे और उसी जगह पे होगा, ये तय हो गया है। और उसमें जैसे हुकूमत ने वहाँ पानी छोड़ दिया है, और ये भी खबर आ रही है कि शायद वो पानी ज़्यादा करके उसमें करंट भी छोड़ सकते हैं ताकि पोजीशन यहाँ जलसा ना कर सके। लेकिन इंशाल्लाह हम जलसा करके रहेंगे। जिस तरह उन्होंने मुल्तान के जलसे में रुकावटें डाली थी, अभी को हर बात पे हुकूमत यू टर्न ले रही है। पहले उन्होंने कहा कि जी हम इनको जलसा करने देंगे, कोई रुकावट नहीं डालेंगे, और आज से इन्होंने गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू कर दिया है, और डीजे भट्ट को और बाकी दूसरे दोस्तों की गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी है। और मैं खुद भी जो है उस पर मेरे भी FIR हो गई है। जी। तो मैंने तो आज बेल करा दी है, लेकिन बहुत से कारकुनों पर ये FIR कर रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक इनकी नाकाम कोशिश होगी। पहले भी मुल्तान में यही नतीजा अपनाया था। फिर एक जगह पे ये रुकते नहीं है। इस हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। किसी कोई चीज, कभी कहते हैं मुज़ाकरात की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं। और मुज़ाकरात तो कहते हैं कि मुज़ाकरात करने को तैयार है, तो उन पर कोई टेस्ट करने को तैयार नहीं है। कोई पार्टी टेस्ट करने को तैयार नहीं है। बहरहाल ठीक। ये उनका एक इशू है। बाकी जहाँ तक इस्तीफों का तल्लक है, उसमें यह तय हुआ है कि हर पार्लिमानी पार्टी कि जो लीडर है उसके पास रिजाइन जमा कराएंगे, और वो फिर कलेक्टिवली 31 दिसंबर से पहले जो है मौलाना फजल रहमान साहब के पास जमा कराएंगे। और उस रिजाइन में एड्रेस जो है वो स्पीकर को किया होगा। ठीक। स्पीकर कौमी असम्बली या स्पीकर सूबाई असम्बली को होगा। फिर जिस मुनासिब वक्त पे इस्तीफों का ऑप्शन हर वक्त हमारे साथ रहेगा, और फिर हम लॉन्ग मार्च के पहले या लॉन्ग मार्च के दौरान या बाद में किसी मौके पे भी हम चाहे रिजाइन वो पेश कर देंगे। अभी हमारा वो बहुत सारे शेड्यूल थे, आज चाहे कुछ तय इसमें होने हैं, कुछ इसमें होते एक हैं। चीज़ है गौस मोहम्मद साहब, वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पेश करे। अगर इतना ही ज़्यादा आपको वो है तो आप अदम एतमाद की तहरीक क्यों नहीं पेश करते? चैलेंज कर रहे हैं वज़ीर आज़म। इसलिए तहरीक नवात हमारी जो मुहिम है, हमारा जो स्ट्रगल उसमें शामिल है। लेकिन हम उसको ज़रा लेट इसलिए पेश करना चाहते हैं कि जब तक इदारे की सपोर्ट से पीछे नहीं हटते, तो ये हमारा वो जो तहरीक नवात है वो नाकाम होगी। इससे पहले सेनेट के कौन इलेक्शन से में इदारे आपको सर? इदारे कौन से इदारे वही होते हैं जो दस्तंदाज होते हैं। जो सेनेट के इलेक्शन में जब नवाज पेश हुई थी तो नाकाम हुई थी, जो उस वक्त जो मुलव्वस थे वही लोग उन्हीं की तरफ हम इशारा कर रहे हैं ना। तो वही जो जो हुकूमतें हैं जिनको ये इस हुकूमत को लाए हैं, वही उनकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं। वो इशारा कर सेनेटर सकते हैं गौस कि मोहम्मद साहब, वही। इनको इनको अवाम ने वोट दिए हैं, अवाम के वोट से आए हैं, तो अब इनको हुकूमत करने का आप वक्त दें पूरे 5 साल, जिस तरह आपने की और प्रीवियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। देखिए, शुरू में हमने फजल रहमान साहब तो कहते थे जब 18 के इलेक्शन हुए थे कि अब जी। असम्बली में ना जाएं, इलेक्शन में बहुत रिगिंग हुई है, कभी आर्टिस्ट वलाक और इस किस्म की इल्जाम हैं, और रिजल्ट बिल्कुल आखिर मौके जाके तब्दील किए गए। तो फजल रहमान साहब की ये राय थी कि अब असम्बली में जाए ना। ठीक। लेकिन हमने कहा है कि जी जैसे तैसे को सिलेक्टेड हैं या इलेक्टेड जैसे भी हैं, इनको चलने दिया जाए। एक जमहूरी सिस्टम है, तो अगर हम इनको खिलाफी तरीके चलाते हैं तो शायद जमहूरी सिस्टम ही डीरेल हो जाए। तो इसलिए हमने इनका साथ दिया कि कहा कि चलो उनको मौका देने। लोगों ने बड़े वादे किए थे कि जी हम दूध की नहरें चलाएंगे, वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी खोलेंगे, गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा देंगे, 200 अरब डॉलर व्यय पड़ा है वो आ जाएगा,
तालीम के मैदान में ये करेंगे, सेहत के मैदान में ऐसे करेंगे, फला फला इस किस्म के मंसूबे बनाए थे, लेकिन उनमें से कोई भी डिलीवर नहीं कर सका। और फिर महंगाई यहाँ तक चली गई कि गरीब बंदे की चीखें निकल गई हैं। सही। और फिर 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख कर वो किधर गए? बल्कि उनका तो अभी इनके 2.5 साल बाकी हैं, 2.5 सालों में नौकरियां भी आ जाएंगी। वज़ीर आज़म साहब एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि नौकरियां भी आएंगी और घर भी बनेंगे। दूसरी तरफ महंगाई की आप तज़किरा कर रहे हैं, महंगाई का आपका तो एजेंडा नहीं है, आप तो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को घर जाना चाहिए, ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और आम आवाम जो हैं वो तो आपके PDM के एजेंडे में शामिल ही नहीं है। और दूसरी बात इसके साथ ख़ास तौर पे कोविड-19 की वजह से कोरोना जो फैल रहा है, और आप जल्द से जुलूस कर रहे हैं, पहले आप लॉकडाउन की हिमायत कर रहे थे, अब हुकूमत ये कह रही है कि आप मुलतवी कर दें कुछ दिनों के लिए, उसके बाद आप जल्द से जुलूस करें, बिल्कुल आपको इजाज़त होगी। तो आवाम की खातिर आप थोड़ा सा जलसों को मनसूख क्यों नहीं कर रहे? देखिए जी, हम आवाम की खातिर निकले हैं ना जी। ये महंगाई का मसला जो है, ये आटा या चीनी का मसला, ये गरीब का मसला है। गरीब को क्या चाहिए कि उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए और उसके बच्चे स्कूल लेकिन में। आटा चीनी सर, आपका जो PDM का मंशूर है उसमें शामिल नहीं है ना, यही तो मेरा सवाल है आपसे। उसमें आप हुकूमत को घर भेजना चाह रहे हैं। हम इमरान खान को क्यों हटाना चाहते हैं? इसलिए हटाना चाहते हैं कि हमारी मीशत का बेड़ा गर्क का हो चुका है। हमारी मीशत जो है इस वक्त IMF के शिकंजे में जकड़ी जा चुकी है, वर्ल्ड बैंक के शिकंजे में जकड़ी जा चुकी है, एशियन बैंक के शिकंजे में जकड़ी जा चुकी है। मुझे आप बताएं कि वजारत खजाना में कोई इलेक्टेड बंदा है? कोई भी नहीं है। सारे अफीस नॉन इलेक्टेड, वो बाकिर साहब जो बारे उसके हैं, स्टेट बैंक के जो गवर्नर वो नॉन इलेक्टेड, इशरत हुसैन है वो वर्ल्ड बैंक के एक एडवाइजर हैं, वो कहते हैं कि तनख्वाह उधर से लेता हूँ, काम इधर करता हूँ। तो जहाँ से तुम तनख्वाह ले जो वहीं की, तो बिल्कुल सही है, लेकिन यही चीज़ इमरान खान साहब भी आपसे यही कह रहे हैं ना कि अगर आप समझते हैं कि हुकूमत की गवर्नेंस अच्छी नहीं है, बैड गवर्नेंस है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आप अदम तहरीक लेके आएँ और नाकाम करें आइनी तौर पे, आइन में रहते हुए, और आप वोट निकालें, नंबर्स पूरे करें और हुकूमत करें। देखो जी, अगर इस बात की तारीफ करते हैं ना, वो तो बड़ा सियाना है ना। वो कहता है कि जी इस तरह ले आएगा नाकाम होगी, क्योंकि वो कहता है कि इदारे हमारे साथ है। हमारा यही झगड़ा है। सही। जो मुख्तदिर को होते हैं उनको न्यूट्रल होना चाहिए। वो जो तो वो सर आपके साथ भी थी, वो आपके साथ भी थी। अब आपको जब हुकूमत में आप होते हैं तो आपको वो कुव्वतें बहुत अच्छी लगती हैं, थोड़ा सा हुकूमत से बाहर आते हैं तो उन्हीं कुव्वतों के खिलाफ चले जाते हैं, फिर ऐसा क्यों है? ऐसे नहीं, हमने तो 5 साल गुजारे हैं ना, 13 से लेकर 18 तक। तो हमारा भी देखना थोड़ी बहुत टेंशन तो चलती रही है, कभी डाउन लिस्ट की शक्ल में, कभी किस शक्ल में। हम बड़ी कोशिश करते हैं कि हमारे के साथ नहीं सेनेटर साहब, ये देखिए, ये जब अपोजिशन में आप आते हैं, वो डॉन वाला बिल्कुल डिफरेंट मामला है। आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, अपोजिशन में आप आते हैं तो आप थोड़ा सा जारहाना बल्कि नजरियाती हो जाते हैं, और जब हुकूमत में होते हैं नजरियात भूल जाते हैं। तो ये ड्यूल स्टैंडर्ड तो ना रखें ना सर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तो इदारे की बेहतरी चाहते हैं, हम चाहते हैं। अब देखो ना, हमारा मुल्क जो डिफेंस है वो मीशत से चलता है। हम मुआशी तौर पे स्ट्रांग होंगे तो हमारा। तो आपके जो वज़ीर खजाना थे ना इसहाक डार साहब, उन्होंने क्या किया, वो BBC को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा, आपके सामने है। और आप अदालतों का सामना कर नहीं रहे। अदालतें जब आपके हक में फैसला देती हैं तो आप कहते हैं बहुत अच्छी अदालतें हैं। यही अवाम जब आपको वोट देते हैं तो आप कहते हैं हमें वोट मिला, और यही अवाम जब इमरान खान को वोट देते हैं तो आप कहते हैं नहीं ये तो सिलेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं ना आम आवाम को। देख रहे हो इसहाक डार ने जो बातें की हैं, अब देखो एक बार इसहाक डार को कहते हैं कि उसे अल्लाह तआला ये घबरा आ गया था। देखो एक लैंग्वेज का मसला होता है कि वो जो फ्लुएंट थी, वो क्या अंदर ग्रेट नाम था, क्या नाम था उसका, जो स्टीफन था। हाँ, तो वो इतने मतलब उनके अहले ज़बान थे, इतनी ज़बान से इंग्लिश बोल रहा था, फिर कोई में जवाब देना पड़ रहा था। वो इकानमी के लिहाज से गए थे, वहाँ पर्सनल क्वेश्चन कर दी। और फिर पर्सनल क्वेश्चन यही था कि जब पाकिस्तान में अदालती निज़ाम पे सवारी निशान इसहाक डार साहब उठाया था कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में सवारी निशान है। और मैं बताऊँ कि इन्हीं की बात ने बरतानिया की जो जितनी जो वकला की तंजीमें हैं और ह्यूमन राइट आवाज है, उन्होंने पाकिस्तान में कई फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि इस फैसलों में तो इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी। बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार बिल्कुल किया, मानते हैं बहुत सारे फैसले हैं जिन पे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते थे, लेकिन उन्हीं अदालतों के हक में आप निकले थे। उन्हीं अदालतों ने जब यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भेजा तो आप बहुत खुश थे।
राजा परवेज़ अशरफ को घर भेजा तो आपने मिठाइयाँ बांटी, आप उस वक्त जश्न मना रहे थे। लेकिन वही अदालतें जब आपके खिलाफ फैसला करती हैं तो आप कहते हैं कि ये तो मुल्क दुश्मन है और ये यहाँ तो नैब की हिरासत में लोग मर जाते हैं। तो फिर ये चीज़ें क्यों हैं? कन्फ्यूज़ हो रही है ना, आप ही के जो वोटर्स हैं, आप ही के जो अवाम हैं, पाकिस्तान के जो अवाम हैं, आम शहरी हैं, वही कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आप अवाम को कन्फ्यूज़ ना करें। बिल्कुल आप बताएं कि इमरान खान की गवर्नेंस अच्छी नहीं है, बिल्कुल आप बताएं महंगाई हो गई है, बिल्कुल आप अवाम का एजेंडा लेके अवाम के सामने जाएं, लेकिन कंफ्यूज ना करें। देखो कंफ्यूजन में बात करता हूँ। देखो एक इदारा मतलब मैं अदलिया की बात करता हूँ। अब ये मैं अदलिया का हम एहतराम करते हैं। अब कुछ उसमें ऐसे लोग होते हैं जो अंडर प्रेशर आ जाते हैं, और मैं नहीं कह रहा कि बाद में जज जब रिटायर होते हैं तो जिस किस्म के वो इंटरव्यू देते हैं, या अरशद मलिक मरहूम फौत हो गए, अल्लाह ताला ने मकसद किया, जिससे उन्होंने उनकी वीडियोस हैं और जिसमें वो तो उनकी वीडियोस पे आप इस तरफ ना जाए, मेरे पास मैं चूंकि मुझे ब्रेक पे भी जाना है। सेनेटर साहब, उनकी वीडियोस कैसे बनी, कहाँ बनी, कैसे रिकॉर्ड हुई, उन पे कितना प्रेशर था, उनकी फैमिली पे कितना प्रेशर था, आपकी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने उनको किस तरह, बिल्कुल वो बेचारा वो शख्स जो दुनिया उसके पीछे चलती थी, वो आखिर तक उसका ना कोई फ़ोन रिसीव करता था, ना उससे कोई बात करता था, उस किस हाल में वो बेचारा इस दुनिया से गया। इस चीज़ पे ना जाएं। जो इंतकाम आपकी ब्यूरोक्रेसी ने और आपके सिस्टम ने खासतौर पे पंजाब में लिया, वो तो अल्लाह माफ़ करे, वो आगे हो सकता है फरिश्तों से बच जाए, लेकिन यहाँ नहीं बच सके वो। नहीं, निज़ाम की बात है। मैं मेरे वो तो मैंने एक मिसाल दी है ना। मैं कई जजेस रहे हैं, मसलन नसीम हसन शाह ने बाद में क्या इंटरव्यू दी था कि जो भुट्टो का फैसला था उसमें इंसाफ नहीं किया गया। अभी सिजाज हुसैन साहब जज रिटायर हुए, जो 15 में रिटायर हुए, उन्होंने बाद में सोहेल बड़ैच को जो इंटरव्यू दिया है आपके दोस्त कुलीग सोहेल बड़ैच को, उसमें उन्होंने कहा कि किस तरह प्रेशर डाला जाता है। तो ये चीजें हैं, इसी 60 उसका इशारा था कि बाज़ कहीं से प्रेशर आ जाता है जिसकी वजह से अदालतें जो है वो अपना सही फैसला या डिलीवर नहीं कर पाती। सेनेटर गौस मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का चूँकि मुझे ब्रेक लेनी है प्रोग्राम में, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, पंजाब में आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो आज भी डिस्टर्ब करती है हुकूमती सिस्टम को, और उस वक्त भी। और जज साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन पे जो प्रेशर थे और उनके जो आखिरी ज़िंदगी के दिन गुजरे वो बहुत ही तल्ख़ थे, बहुत ही मायूस कुन मैं कहूँगा। और ख़ास तौर पे ये जो एटीट्यूड है और जिस तरह की आप इंतकामी सियासत और इंतकाम लेते हैं जजिस से, ब्यूरोक्रेसी से, और अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करते हैं, उसका सबको पता है। तो ये बातें ना करें। आप जब इक़्तिदार में होते हैं, आप इक़्तिदार एंजॉय करते हैं, अपनी मर्ज़ी का ऑफिसर्स लगाते हैं, उनसे आप काम लेते हैं, और जब फैसला आपके ख़िलाफ़ आता है तो आपको ये सिस्टम बुरा लगता है, आपको ये सिस्टम जो है वो पसंद नहीं आता, आप इदारों के ख़िलाफ़ हो जाते हैं और आप दुश्मन के एजेंडे को टो करना शुरू कर देते हैं। आप इस पाकिस्तान ने जिसने आपको इज़्ज़त दी, जिसने एहतराम दिया, उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। फिर आप बैठ के बात करते हैं कि पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है। तो सिस्टम आपके पास था, आपने इसको 30-35 साल एंजॉय किया। उस वक्त ये सिस्टम और ये पाकिस्तान आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा था, इसलिए अच्छा लग रहा था कि आप इस पाकिस्तान से मज़े ले रहे थे। और आज इसलिए बुरा लग रहा है कि चूँकि आज एहतसाब की बात है, आज जो आपने यहाँ से लूटा उसका हिसाब हो रहा है। जब हिसाब हो रहा है तो आपको तकलीफ़ हो रही है, और जब तकलीफ़ हो रही है तो आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। तो खुदारा इस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मत बात करें। आप सिस्टम की बात कर सकते हैं, आप एहतसाब की बात कर सकते हैं, उसकी गलतियाँ कोताहियाँ उन पर ज़रूर बात कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात ना करें। नाज़रीन, यहाँ लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम भारत एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के हवाले से और ख़ास तौर पर LOC पे जो अमन है पाकिस्तान का, इस खित्ते में जो अमन है, पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, उसके को तबाह करने के हवाले से प्लान कर रहा है, और इस प्लान का भरपूर जवाब पहले भी पाकिस्तान की अफवाज दे चुकी हैं और आइंदा भी देंगे। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।